हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए मैथ्स का मॉक टेस्ट देखेंगे और इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। और साथ साथ मैं एक चीज़ बता दूँ, आप लोग काफ़ी मुझे कमेंट्स करके ये पूछ रहे थे और साथ ही मैसेज भी कर रहे थे कि बिहार एसआई मेंस के लिए मैथ्स का क्वेश्चन लाया जाए। तो मैं आपको बता दूँ कि देखिए क्वेश्चन सेम टू सेम आप करिए, क्योंकि देखिए दोनों का सिलेबस लगभग मैथ्स का एक ही है। जो चैप्टर इसमें पढ़ना है उसमें भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप लोग इस वीडियो को भी फॉलो कर सकते हो जिनको बिहार से मेंस देना है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस मैथ्स सीखना है, किस तरह से क्वेश्चंस किया जाता है, तो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 2a-3 का होल स्क्वायर, देखिएगा कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को कि 2a-3 का होल स्क्वायर प्लस 3b-5 का होल स्क्वायर और प्लस में दिया गया 4c-7 का होल स्क्वायर बराबर में 0। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है किसके वैल्यू, हमसे पूछा गया कि 4a प्लस 3b प्लस 4c की वैल्यू बताइए कि क्या होगा। ठीक है, ये सभी रूट में इसका वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए क्या होगा। कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका क्या होता है, जो भी आपके पास अंदर में दिख रहा है यानी कि होल स्क्वायर के अंदर में जो भी आपका है इसको आप 0 के बराबर करो। यानी कि 2a-3 बराबर 0 के अगर हम लेंगे इसके बराबर को 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका एक ही वैल्यू निकलेगा आप वो ले लो, 3/2 निकल जाएगा। उसी तरह से अगर हम b देखें तो क्या होगा, b हो जाएगा 5/3 और c को देखें तो क्या होगा 7/4। ठीक है, अब a b c की वैल्यू निकल गई, आप यहाँ से डायरेक्ट पुट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए पुट करेंगे तो क्या होगा, 4a रखेंगे तो क्या होगा 3/2 यहाँ पे है। उसी तरह से 3b यानी कि b के जगह पे 5/3 रखेंगे और c के जगह पे क्या है 4 गुने 7/4। ठीक है, यहाँ तक इसको घटाएंगे तो 2, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि ऊपर में आपका 6 होगा, 3 से 3 खत्म 5 बचेगा, 4 से 4 खत्म 7 बचेगा। तो कितना हो गया 6×5 11 और 7 18। 18 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 3×3 9 दूनी की 18, यानी कि 3√2 बाहर निकल जाएगा। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो कि ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। क्लियर। और देखिए ये क्वेश्चन जो कि पूछा भी गया था आपका पिछली बार एनटीपीसी एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि a + c + 1 = 0 दिया गया। देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा कि a + c + 1 = 0 के बराबर है। क्लियर। हमसे पूछा गया कि a³ + c³ + 1 - 3abc की वैल्यू बताइए कि क्या होगा। ठीक है, यही हमसे पूछा, यहाँ पे ac की वैल्यू है ना, 3ac की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 मेथड है, या तो आप डायरेक्ट इसको वैल्यू को पुट करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। अगर a + c = हम यहाँ पे -1 ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने -1 को राइट साइड में भेजा। अब यहाँ पे मैं 2 वैल्यू को पुट करके देखता हूँ कि किसके बराबर -1 आ जाए। अगर मैं a के जगह पे -2 रख दूँ और c के जगह पे 1 रख दूँ तो बताइए कि -1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। सेटिस्फाई कर रहा है। जब ये सेटिस्फाई हो जा रहा है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए, राइट आंसर आ जाएगा। देखिए करते हैं। अगर a के जगह पे -2 रखूंगा तो क्या होगा -8 और c के जगह पे 1 रखा है तो 1 ही होगा, प्लस में फिर से 1 और इधर देखिए क्या माइनस में 3ac, तो 3 माइनस में और पहले से यहाँ पे a अगर प्लस में आपका देखिए माइनस में यहाँ पे अगर a के जगह पे -2 रखेंगे तो माइनस प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे +6 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए -6 और +6 कितना आया बराबर 0। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चाहो तो आप अगर इस वैल्यू पुट करके नहीं बनाना चाहते तो आप डायरेक्ट भी तोड़ सकते हैं। कैसे, तो उसको भी मैं आपको बताता हूँ। a + c = -1 हमने लिया, बोथ साइड क्यूब कर देते हैं। ठीक है, बोथ साइड अगर हम क्यूब करेंगे तो ये कंडीशन कुछ इस तरह से बन जाएगा, -1 का होल क्यूब। ठीक है, a + c का होल क्यूब होता है क्या, आपको कि a³ + b³ + 3ab × a + b। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसको मैंने रखा। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा a³ + c³ + अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम अगर क्या कर सकते हैं 3ac और a + c की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे देखिए निकाल रखा -1, तो यहाँ पे अगर -1 रख दूँ, राइट साइड में -1 ऑलरेडी है, तो ये क्या बन जाएगा a³ + c³ माइनस में 3ac और प्लस में 1 = 0। ठीक है, तो देखिए जो हमसे पूछा जा रहा था क्या पूछा है कि a³ + c³ + 1 - 3ac, तो वही तो चीज़ यहाँ पे अभी आया a³ + c³ + 1 - 3ac बराबर 0। तो या फिर आप इस तरह से निकालो या फिर डायरेक्ट इस तरह से निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपने समझा होगा किस तरह से यहाँ पे किया जा रहा है। क्लियर। चलिए
देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि कोई कार्य को करने के लिए ए और बी द्वारा आवश्यक दिनों के अनुपात जो हो 3:5 है। ठीक है, आवश्यक दिनों का अनुपात यहाँ पे देखिए दिया गया A/B जो है वो 3:5। ठीक है, तो अगर ये क्या है, ये इनका टाइम का रेशियो है, लेकिन अगर इफिशियंसी देखें तो ये 5:3 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वे इस कार्य को 5/8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो कितने दिनों के लिए ए दुगने कार्य को कर सकता है। देखिए कहने का मतलब हमारा क्या हुआ, उस कार्य को अगर ए और बी मिलकर के करते हैं तो कितने दिन में करते हैं, 5/8 टोटल काम को खत्म करते हैं कितने दिनों में, 8×5 = 40 और 5/45 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, ये इनका डेज हुआ, कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे वर्क निकाले कि कितना यूनिट इनको करना है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि वर्क इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, आप कहो कि वर्क बराबर होता है टाइम गुने इफिशियंसी। ठीक है, टाइम गुने इफिशियंसी। क्लियर, हमें वर्क निकालना है तो क्या करते हैं, टाइम हमारा कितना दिया गया, टाइम आप कहोगे 45/8 टाइम है, और इफिशियंसी कितनी है, दोनों की इफिशियंसी अगर हम देखें तो क्या इफिशियंसी 5 और 3 8 की इफिशियंसी है। ठीक है, 8 से 8 खत्म, यानी कि हमें जो टोटल वर्क करना है वो कितना, 45 यूनिट मान करके चलते हैं, 45 यूनिट का कार्य करना है। क्लियर, अब आगे क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि कितने दिनों में एक अकेले दुगना कार्य, यानी कि काम तो 45 दिन का है लेकिन करना कितना, दुगना, यानी कि 90 यूनिट उसे कराना पड़ेगा। किसको कराना है, ए को कराना है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, आप कहो कि 5 है, ये ए है और ये बी है, तो ए की एफिशिएंसी 5। कहने का मतलब क्या है कि एक दिन में ए जो है एक दिन में 5 यूनिट का कार्य कंप्लीट कर सकता है, लेकिन भैया को करना कितना है, 90 यूनिट का कार्य करना है। तो चलिए 90 यूनिट का कार्य कराना है तो कितना दिन लगेगा, तो आप ये बताइए कितना गुना है, 18×5 = 18 गुना है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि 18, यानी कि 18 दिनों में उस कार्य को कंप्लीट कर सकता है, उस कार्य के दुगने कार्य को। ठीक है, 45 कार्य था लेकिन 90 कार्य को वो 18 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, जो कि ऑप्शन डी को टिक करेंगे। और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न था, उम्मीद करते हैं कि आपने समझा होगा। देखिए अगला जो प्रश्न कह रहा है क्या, यदि tan θ = 1 दिया गया, चलिए देखिएगा यहाँ पे tan θ = 1 दिया गया, और ये सुपर डुपर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन इसका बेस्ट अप्रोच क्या होता है मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, और उम्मीद करते हैं कि अब आप वही यूज़ करते होंगे, किस तरह से करते हैं। ठीक है, देखिए sin θ प्लस यहाँ पे 3 cos θ, ये आपसे पूछा जा रहा है। और कुछ लोग अभी यहाँ पे क्या करेंगे, sin θ की जगह पे 1 दिया गया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको tan के साइन के फॉर्म में तोड़ेंगे, फिर cos के फॉर्म में तोड़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी बात है, tan की जगह पे क्या लिख सकते हैं, sin/cos। होता है कि नहीं होता बताइए, तो यानी कि 1 ही होगा, इसका मतलब 1/1। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट क्या करो कि आप दोनों के जगह पे जहाँ भी साइन है उसको जगह पे 1 और cos के जगह पे भी 1 रख देते हैं। देखिए साइन की जगह पे 1 रखें तो 1 ही होगा, यहाँ पे cos की जगह पे 1 तो आपका 2 हो जाएगा, उसी तरह से यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, तो कितना आएगा, -1/4। बताइए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको करने में कुछ लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि 15 मीटर तथा 20 मीटर के 2 खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं। ठीक है, और उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, और उनके ऊपरी छोरों को बीच की दूरी हमें बताना है। और कितना सिंपल सा क्वेश्चन, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा पूछा गया था पिछली बार एग्जाम्स में एनटीपीसी के। आप देख सकते हो क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है यार। देखिए 2 खंभे हैं जो कि खड़े हैं, एक तो 15 मीटर का है और एक 20 मीटर का, और दोनों के बीच की दूरी जो है वो 12 मीटर है। दोनों जो खंभे हैं वो 12 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि इसके ऊपरी सिरे जो है दोनों को अगर मिलाया जाता तो इसकी बीच की दूरी हमें फाइंड आउट करनी है कि कितना होगा। देखिए कैसे करते हैं, मान के चलते हैं कि अगर हम इसको मिलाएंगे तो कितना होगा, ये 15 तो ये भी आपका 15, ऊपर में आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ तक 15 तो ये भी 15 और बच्चा खोचा जो ऊपर गया 5। क्लियर, नीचे का 12 है तो ये भी 12। अब आप ये बताइए कि अगर यहाँ पे ट्रिपलेट हम लगा दें तो 12 5 कितना होता है, 13। 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल सही। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो कि टिक कर सकते हैं सी को। इसमें कुछ भी नहीं करना यार, बस क्वेश्चंस को देखिए, जिस तरह से जो दिया गया सेट कीजिए, राइट आंसर आपके सामने होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न कह रहा है कि किसी आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है जबकि उसका क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उस आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। अब इस क्वेश्चन के पूछने का मतलब क्या था, बताइए क्या था इस क्वेश्चन में कि इसने एग्जाम्स में ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। एरिया जो दिया गया कितना है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने
चौड़ाई, जो ये 32 है वो लंबाई गुने चौड़ाई होगा। तो हम डायरेक्ट ऑप्शंस को उठाते हैं। देखिए ऑप्शंस अगर हम उठाएंगे तो पहला ऑप्शन 7 × 5 = 35, बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन उठाएंगे तो 6 × 6 यानी कि 36, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन उठाएंगे जो पॉइंट में जाएगा उसको छोड़ दीजिए, और अगर चौथा ऑप्शन को उठाएं तो 8 × 4 = 32। राइट आंसर हमारा क्या हो गया? 4 × 8। क्लियर? यानी कि लंबाई 8 हो गया तो चौड़ाई आपका 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब उसी तरह अगर परिमाप यहाँ पे दिया गया, परिमाप 24, तो परिमाप को भी करके देख लीजिए। परिमाप आपका कितना रहा? 24। तो अगर हम इन दोनों को जोड़े, अगर इन दोनों को हम जोड़े तो 8 × 4 = 12, 12 दूनी की 24, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका जो परिमाप होता है पेरीमीटर क्या होता है? 2 × L + B। तो 8 और 4 12, 12 दूनी की 24, बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि B/A बराबर, देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, B/A बराबर 0.24 दिया गया, सॉरी 24 नहीं 25 है, 0.25 है। क्या मैं इसको तोड़ करके लिख सकता हूँ? पॉइंट को हटा करके नीचे 00 यानी कि 1/4। क्लियर? 1/4। क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि 2A - B और नीचे 2A + B और प्लस का साइन देकर 2/9। ठीक है, यानी कि जहाँ भाई A है, A के जगह पे 4 रख देंगे, B के जगह पे 1 रख देंगे, बस। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, चलिए रख देते हैं। अगर A की जगह पे यहाँ पे देखिए 4 रखते तो 4 दूनी की 8 में से 1 गया तो 7 ऊपर में हो जाएगा, उस तरह से 4 दूनी की 8 1 9 नीचे हो जाएगा, और यहाँ पे 2/9। तो देखिए आधार से मैं यानी कि ऊपर में आपका 9/9, करेक्ट आंसर क्या होगा? 1। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि मानव एक निश्चित दूरी जो है 57 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो 3 मिनट में पहुंच जाता है, और आगे कह रहा है कि यदि वही दूरी 51 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 1 मिनट देरी से पहुंचता है। तो हमें बताने की उस निश्चित दूरी क्या थी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे किस तरह से कहता है। कॉन्सेप्ट नहीं, ये ट्रिकी मेथड कह सकते हैं, ट्रिकी मेथड होता है। कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताता हूँ, देखिए दोनों समझ लीजिए। पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रिकी मेथड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्रिकी मेथड हमारा क्या है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कैसे करते हैं। पहले क्या करते हैं, दोनों चालों का गुणा, यानी कि पहला चाल क्या है 57 और दूसरा चाल क्या है 51, दोनों चालों का गुणा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 3 मिनट पहले पहुंच जाता है और बाद में कह रहे कि 1 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी एक पहले और एक देरी से। जब दोनों अलग अलग हो तो आप दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, मैंने यहाँ पे रखा। फिर नीचे क्या करते हैं, दोनों चालों का अंतर, यानी कि दोनों चालों का अंतर कितना 57 में से 51 गया तो 6, और ये मिनट में था तो मिनट को मैंने घंटा में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यहाँ तक छोड़ते हैं इसको, कैलकुलेशन आप करेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है। कॉन्सेप्ट बताऊंगा, देखिए यही चीज़ आएगा, कॉन्सेप्ट में भी आपका यही चीज़ आएगा। देखिए क्वेश्चंस में क्या कह रहे थे कि 57 किलोमीटर की, हम मानते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस है वो डी था। ठीक है, डिस्टेंस डी है। अब आगे कह रहा है क्या कि 3 मिनट पहले पहुंच जाता है, यदि वो 51 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 1 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो अगर मैं 51 से इसको चलाता और यहाँ पे देखिएगा डी अगर पहले 57 से चलता तो 1 मिनट, ये क्या करते हैं 1 मिनट पहले पहुंचता है। तो हम यहाँ पे मिनट को घंटा में चेंज कर लेते हैं। अगर मिनट को मैं घंटा में चेंज करूँगा तो 1 मिनट को 60 से डिवाइड करूँगा, घंटा में होगा, और उसी तरह से 3 मिनट को घंटा में चेंज करूँगा तो क्या होगा, जो कि कह सकते हैं 3/60 कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, फिर से हमारा देखिए यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, दोनों का एलसीएम 51 × 57 आएगा। उसी तरह से ऊपर में अगर 57 में से 51 जाएगा तो 6D बराबर यहाँ पे देखिए 4 और नीचे आपका 60। क्लियर, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हम करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6D बराबर, इसको थोड़ा साइड में करते हैं, 6D बराबर क्या लिख सकते हैं 51 × 57 × 4, और नीचे में आपका क्या आएगा, देखिए नीचे आपका 60 है, और इस D को अगर निकालेंगे तो कितना होगा 51 × 57 × 4 और बटे में 6 × 60। अब आप मुझे ये बताइए कि जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे ट्रिकी मेथड बताया वही चीज़ यहाँ पर भी आया कि नहीं आया। यानी कहने का मतलब ये हो कि इतना ना तोड़ करके डायरेक्ट आप ये लगा सकते हो, और इस डायरेक्ट लगाने के लिए हमारा यही होता है कि दोनों चालों का गुना, और पहले और देरी दिया गया तो दोनों को जोड़िए। अगर दोनों सेम हो यानी कि देरी हो तो घटा देंगे, पहले हो तो भी घटा देंगे, और नीचे आपका जो दोनों चालों का अंतर, और उसके बाद मिनट को मैंने, मिनट जो हमारा 4 मिनट आ रहा है उसको मैंने 60 से डिवाइड करके घंटा में कर दिया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, बिल्कुल सही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 15 चौका 60, 15 हुआ ये। ठीक है, अगर मैं इसको 3 से घटाऊँ तो 3 दूनी की 6, और यहाँ पे देखिए 17 × 51 ये हो जाएगा। उसी तरह से अगर यहाँ पे देखिए तो देखिए 5 से घटाते 5 × 15 और 19 × 57, ऊपर में कितना हो गया 17 × 19 और नीचे आपका
जो कि 10। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 19 करेंगे तो कितना होगा, 9 सत्ते जो कि लास्ट में आपका 3 आएगा, 9 सत्ते 63, लास्ट में 3, तो आप ऑप्शंस एक ही ऑप्शंस दिया गया जो कि देख सकते हैं 32.3। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 32.3 जो कि लास्ट नीचे 10 है, यानी एक अंक के बाद पॉइंट। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये बात समझ लिया होगा किस तरह से यहाँ पे किया गया। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान 2 बसें एक ही स्थान से एक ही गंतव्य स्थान के लिए एक साथ रवाना होती है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि मान के चलिए कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो पहला बस भी वहीं जा रहा है जहाँ पे उस दूसरे बस को जाना है। इसकी चाल मानते हैं कि 75 है ना, 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरा जो बस है मानते हैं ए था ये और ये बी है। तो इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड जो कि 57 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दोनों बस एक ही दिशा में जा रही है, एक जो कि एक ही गंतव्य पर। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 3 घंटा 25 मिनट के बाद वो उनके बीच की दूरी क्या होगी। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, आपको कि स्पीड गुने टाइम। ठीक है, स्पीड गुने टाइम। अब दोनों बस जब एक ही दिशा में जा रही है तो आपको पता है कि दोनों चालों को क्या करते हैं कि हम लोग घटा लेते हैं, यानी कि 75 में 57 घटाएंगे तो आप कितना होंगे 18, और समय कितना दिया गया 3 घंटा 25 मिनट। तो 3 घंटा 25 मिनट को हम क्या करते हैं कि इसको घंटा को चेंज कर लेते हैं। तो यानी कि 5 × 5 = 25, 12 × 25 = 60, 18 गुने कितना हो जाएगा 12 × 3 = 36 और 5 = 41/12। ठीक है, यानी कि 6 × 3 = 18, 6 दूनी की 12, कह सकते हैं कि 3 × 4 = 12, यानी कि 123/2। और 123/2 का मतलब क्या हुआ, कह सकते हैं कि बिल्कुल सही 61.5। ठीक है, 61.5, जो कि हम ऑप्शंस बी को टिक करेंगे, इतना किलोमीटर की डिस्टेंस होगा। ऑप्शंस बी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट वन, अगला जो प्रश्न कह रहा है कि 7, 14, 21, 28 में कितने पदों का योग जो कि 952 है। देखिए एपी का काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया 7, 14, 21, 28, ये हमारा सीरीज दिया गया, और पूछा है कि कितने पदों का जो योग है वो जोड़ करके 952 लिखा गया होगा। ठीक है, कितने पदों का जो योग है वो 952 है। सभी को अगर ऐड किया जा रहा है 7, 14 + 21 + 28 इस तरह से, तो कितने पदों को इसमें जोड़ा गया होगा, नंबर हमें बताना। क्लियर। देखिए हम मानते हैं कि एस जो हम यानी कि सम ऑफ जो भी नंबर दिया गया होगा उसको निकालते हैं। सम ऑफ नंबर को कैसे निकालते हैं, n/2, और इसका क्या होता है 2a + n - 1 × d, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है। तो ये हम फार्मूला को यूज़ करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे हमें नहीं पता है कि n कितना दिया गया, लेकिन टोटल सम जो दिया गया वो 952 मैंने रखा। ध्यान दीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। n हमें नहीं पता है, n/2 मैंने रखा। a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था एपी के क्वेश्चंस को किस तरह से किया जाता है। स्टार्टिंग का जो पद है उसको a कहते हैं, यानी कि 7 दूनी की 14, फर्स्ट टर्म n - 1। d क्या होता है, डिफरेंसेस, यानी दो पदों के बीच का अंतर। 14 में से 7 जाएगा तो कितना 7। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करेंगे तो कितना होगा 952 × 2 कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। n को मैंने यहीं पे छोड़ा, 14 + 7 n - 7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा फैक्टर तोड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, डरना बिल्कुल भी नहीं है। कैसे करते हैं बस थोड़ा सा समझिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 952 को मैंने यहीं पे छोड़ा, 2 को भी यहीं पे छोड़े। यहाँ पे देखिए 7 मैंने कॉमन ले लिया, 7 जब मैं कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा n + 1। ठीक है ना। अब इस 700 में 7 को कटाता हूँ इससे, देखिए 13 × 7 = 91 होता है, यहाँ पे बचा 4 और 2 यानी कि 42। अब कह सकते हैं 136, तो 136 गुने 2 बराबर कह सकते हैं कि n × n + 1। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमें बताना है कि n क्या होगा, यानी कि जो ऑप्शंस आपके पास दिया गया 16, 17, 18 और 19। ठीक है, 16, 17, चलो यहीं पे लिखते हैं 16, 17, 18 और 19, यानी जो n का नंबर n जो है वो इन्हीं में से एक है। अब हमें ये बताने कि अगर मैं 16 यहाँ पे रखता हूँ तो 16 × 1 = 17, दोनों को गुना करने के बाद आपका ये आना चाहिए। तो लास्ट में ये भी देखिए 6 दूनी की 12, लास्ट में हमारा यूनिट डिजिट जो है वो 2 आएगा। तो अगर मैं 16, 17 को करता हूँ तो बिल्कुल सही है। अगर मैं 16 नंबर लेता हूँ तो 16 × 17 करना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल पॉसिबल हो रहा है, 7 × 6 = 42। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 17 को लेता हूँ तो 17 × 18 करेंगे, क्योंकि n + 1 करना है। तो 7, 8 कितना होता है 8, 7 = 56, लास्ट में 6 आएगा, जो कि ये खत्म हो गया। ठीक है, ये नहीं हो सकता है। अगर 18 लेते हैं तो अगर 19 से 1 बढ़ाना पड़ेगा, तो देखिए लास्ट में 9, 8, 9, 72, ये भी हमारा लास्ट में 2 आता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं। अब उसके बाद देखिए अगर 19 को मैं लेता हूँ तो एक संख्या में 20 लेनी पड़ेगी, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, आपका लास्ट में 0 का ये कट जाएगा, नहीं हो सकता है। अब हम क्या करते हैं, मैंने देखा कि एक 16 हो सकता है या फिर एक 18 हो सकता है।
लेकिन आपको पता है कि 16 गुने 16 कितना होता है आपको कि 256, लेकिन अगर 18 गुने 18 करते तो कितना होता है 324। तो आप ये बताइए कि हमें तो लाना था कितना, हम यहाँ पे कह सकते हैं देखिए अगर इसको मैं गुना भी कर लूँगा तो कितना हो जाएगा 6 दूनी की 12, 13 दूनी 26, 1 27, यानी कि 272। आप ये बताइए कि हमें कितना जाना है, 256 ही तो जाएगा क्योंकि 324 तो ज़्यादा हो जा रहा है, 18 से गुना नहीं कर सकते। तो राइट आंसर में क्या होगा 16, बिल्कुल सही आपका 16 करेक्ट आंसर होगा। ये सभी चीज़ें होता है नंबर के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ करना ताकि आपको अच्छे से ऑप्शंस क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये चीज़ समझा होगा किस तरह से किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक बल्लेबाज का 19 पारियों के लिए रनों का जो एक निश्चित औसत है। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ कि 19 पारी उसने खेला तो उसका एक निश्चित औसत था, ठीक है। औसत हम मानते हैं कि वो औसत कितना था, एक्स औसत था, ठीक है, एक्स औसत था। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 20वीं पारी में वो 100 रन बनाता है। देखिए 20वीं पारी में उसने 100 रन बनाता है, तो हम यहाँ पे मानते हैं कि 19 पारियों का कुल अगर रन देखें तो कितना होगा, कुल अगर हम देखें तो कुल रन की बात करें तो कितना हो जाएगा 19x, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि कुल निकालते कैसे, संख्या को औसत से गुना कर लीजिए, कुल निकल जाता है। तो यहाँ में आप मानते हैं कि 19 पारियों में कुल उसने इतना रन बनाया 19x। जब 20वीं पारी खेला तो उसने 100 रन बनाया, 20वीं पारी में 100 रन बनाया, तो 20 पारियों का अगर हम औसत निकालें तो कितना होगा, 20 पारियों का औसत टोटल जो रन हो गया उसको 20 से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ इवनिंग जितना खेला गया, ठीक है। अब जो 20 पारियों का औसत निकाला था, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसका औसत 2 बढ़ जाता है, यानी कि पहले औसत x था, अब क्या होता है कि x+2 हो जाता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। 19x + 100 = 20x प्लस यहाँ पे 40, ठीक है। अगर x की वैल्यू निकाले तो x की वैल्यू जो कि 60 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चंस में आपसे पूछा क्या गया कि 20वीं पारी का औसत बताइए। ये जो x निकला वो क्या था, 19 पारियों का औसत जो कि निकला है आपका 60। लेकिन हमें तो बताना है कि 20वीं पारी का, तो आपको पता है कि 20वीं पारी में x+2 हो जाता है, यानी कह सकते हैं कि 20वीं पारी का जो औसत था वो कितना हो जाएगा 60 और 2 62, ठीक है, 62। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे ना कि ए को, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 12 संतरे प्रति रुपए की दर से बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। देखिए 20% की हानि होने का मतलब कह सकते हैं कि 80% का जो वैल्यू है वो क्या है 1/12, ठीक है, यानी कि 12 रुपये प्रति दर से प्रति रुपए, ठीक है, 12 संतरे प्रति रुपए की दर से बेच रहा है इस तरह से। तो क्वेश्चंस में पूछा है कि 20% लाभ पाने के लिए, यानी कि जो 20% हानि हो रहा था अब 20% प्रॉफिट के लिए उसे कितना में बेचना चाहिए, ठीक है, कितने दर से बेचना चाहिए। तो हम यहाँ पे मानते हैं कि ये आपका हो गया और ये ऊपर में जाएगा और नीचे आपका 80, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। देखिए इसको घटाएंगे तो 10, 1 0 से 1 0, कहने का मतलब क्या हुआ 1 रुपये में जो कि 8, आप कह सकते हैं 1 रुपये में 8, ठीक है, 8 रुपये की दर से 1 रुपये में प्रति 8 की दर से वो बेचेगा। ऑप्शंस हम बी को टिक करेंगे, क्लियर। तो देखिए आज के इस वीडियो में इतने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैंने लिया था और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इससे पहले कि अपने पार्ट्स को नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों ने देख रखा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।